हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 9 ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर है वोल्केनोज। तो वोल्केनोज के बारे में रिसेंटली न्यूज में भी बहुत सुना है, तो देखते हैं एक्चुअली में वोल्केनो होता क्या है और कितने अलग अलग तरह के वोल्केनोज होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इमेजिन करो आप रात को सो रहे हो और जोर से एक धमाका होता है और आप डर के एकदम उठ जाते हो और आप क्या देखते हो कि एक वोल्केनो फटा है और पूरा आसमान लाल हो गया है, पूरा लाल लाल लावा उसमें से निकल रहा है। स्केरी है ना? हाँ, बिल्कुल स्केरी तो होगा ही। लेकिन क्या आप जानते हो कि वोल्केनो सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं करते बट हमारी लाइफ में कुछ कंस्ट्रक्टिव काम भी कर जाते हैं। क्या है ये कंस्ट्रक्टिव काम, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो रेडी हो जाओ एक मजेदार सफर के लिए जहां पर हम वोल्केनोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वोल्केनिसिटी। आपने देखा होगा कि अर्थ के अंदर से मैग्मा आता है, या तो वो अर्थ क्रस्ट तक पहुंचता है या फिर अर्थ क्रस्ट से भी बाहर निकल जाता है और सरफेस पर आ जाता है। तो एग्जैक्टली यही वोल्केनो होता है। तो वोल्केनिसिटी है क्या? ये यही प्रोसेस है ऑफ इन्वॉल्विंग इंट्रूजन ऑफ मैग्मा इनटू द अर्थ क्रस्ट। या तो निकलकर अर्थ क्रस्ट में आ जाएगा या फिर अर्थ क्रस्ट से निकलकर मोल्टन मटेरियल सरफेस पर आ जाएगा, लीडिंग टू द वोल्केनिक इरप्शन। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वोल्केनिसिटी। अब वोल्केनोज जो होते हैं ना, वो जब फटते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। मतलब कई बार तो अभी आपने रिसेंटली वोल्केनोज में सुना होगा कि लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ा उनकी सेफ्टी के लिए। तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं और जहाँ पर ये आसपास की लैंड, लाइव्स और प्रॉपर्टी को बहुत डैमेज करते हैं। लेकिन क्या मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताई थी कि ऐसा नहीं है कि वोल्केनो सिर्फ डिस्ट्रक्टिव है बल्कि वोल्केनोज कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं। वोल्केनो जब बाहर निकलता है और फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है, उससे जो मिट्टी बनती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसीलिए आप किसी वॉल्केनिक माउंटेन को देखना तो उसके पास पास ना आपको ऐसे लश ग्रीन ग्रासलैंड्स मिलेंगे। तो बेसिकली वहाँ की सॉइल इतनी फर्टाइल होती है कि वहाँ प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इवन वो हमें लैंड के अंदर का इंसाइट भी देते हैं वॉल्केनोज। सो इट इज़ अमंग द अर्थ मोस्ट ड्रामेटिक एजेंट ऑफ चेंज। सो पावरफुल इरप्शंस दे डिसरप्ट लाइफ, ऑल्टर द लैंड फॉर्म्स, अफेक्ट एरियाज और 10 ऑफ किलोमीटर्स अराउंड द वोल्केनो। तो मतलब आसपास के एरियाज को वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। रिसेंटली आपने इटली में सुना होगा एक वोल्केनो फटा। सो ये अभी 2025 की ही खबर है। कहाँ पर? माउंट एटना में। तो इतने ज़्यादा हाई फ्यूम्स देखे गए, इवन इस एरिया की फ्लाइट्स भी पूरी डिसरप्ट हो गई हैं इस वजह से। तो ये है एक रीसेंट एग्जाम्पल। अब आते हैं वोल्केनो होता क्या है। क्या वोल्केनो वो होता है जो बाहर निकलता है? क्या वोल्केनो वो होता है जो अंदर जम जाता है? क्या वो मोल्टन फॉर्म होती है? होता क्या है? तो वोल्केनो बेसिकली एक वेंट या ओपनिंग को बोलते हैं। तो जब हमारी अर्थ क्रस्ट, ठीक है, जब हमारी अर्थ क्रस्ट खुल जाती है, उसमें एक ओपनिंग बन जाती है या वेंट बन जाता है, उसे हम बुलाते हैं वोल्केनो, लिंक्ड वाया कंड्यूसिव टू एन अंडरलाइंग मैग्मा चेम्बर। तो कुछ ऐसे होता है कि नीचे मैग्मा है और यहाँ पर एक ओपनिंग हमें मिल गई है। तो ये जो ओपनिंग होती है इसे हम वोल्केनो बुलाते हैं, जो नीचे जाकर इस मैग्मा चेम्बर से मिलता है। ठीक है, समझ गए वोल्केनो क्या होता है। सो थ्रू दिस वेंट मैग्मा, वोल्केनिक गैसेस, लावा एंड स्टीम आर इजेक्टेड। अब ये जो वेंट है, ये जो ओपनिंग है, अब इससे क्या होगा? नीचे से मैग्मा आएगा, वोल्केनिक गैसेस होंगी, लावा होगा और स्टीम, ये सब कुछ यहाँ से इजेक्ट होगा। सो वोल्केनिक एडिफिस दैट इज द कोन और द डोम फॉर्म्स फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग वोल्केनिक मटेरियल। अब होता क्या है कि धीरे धीरे ना ये ऐसा कोन सा बनने लग जाता है। कैसा बनता है कि जब अंदर से चीजें बाहर आई और वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने लगी, तो वो ये या तो एक कोन या फिर एक डोम की शेप ले लेता है। सो दैट इज व्हाट अ वोल्केनो इज।
यहाँ पर आपने एक वर्ड पढ़ा कॉन्ड्यूइट। कॉन्ड्यूइट का मतलब होता है पाइप लाइक एक पैसेज। तो यहाँ पर हमने वही देखा। तो ये एक ऐसा पाइप लाइक पैसेज बन जाता है और जब अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो अंदर से जितना भी मैग्मा है, गैसेस हैं, लावा है, स्टीम है, ये सब कुछ निकलकर बाहर आ जाता है। तो इस तरह बनते हैं वॉल्केनोज। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा? हम तो इनको एक ही समझते थे, हम तो वॉल्केनो को भी मतलब लावा ही समझते थे, लेकिन एक्चुअली इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मैग्मा इज अ मिक्सचर ऑफ मोल्टन रॉक्स, क्रिस्टल्स, सॉलिड फ्रैगमेंट्स एंड डिसॉल्व्ड गैसेस स्टोर्ड बीनीथ द सरफेस। तो जो सरफेस के नीचे मतलब पिघली हुई रॉक्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, या फिर सॉलिड फ्रेगमेंट्स हैं, या फिर डिसॉल्व्ड गैसेस हैं, वो बना देते हैं मैग्मा। देन वंस द मैग्मा रीचेज द सरफेस, उसे हम बुलाते हैं लावा। अब मैग्मा नीचे से आया, जब ये नीचे था तब ये मैग्मा था, अब ये उस कंड्यूसेट में आया, बाहर निकला और अब ये सॉलिडिफाई हो गया। सो इट रैपिडली कूल्स टू फॉर्म द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स दैट आर द फाइन ग्रेन विच आर फाइन ग्रेन्ड इन टेक्सचर। तो वो जो बाहर निकल जाता है, जब यही सारी चीजें बाहर निकल जाती हैं तो हम इसे बुलाते हैं लावा। तो मतलब जो अर्थ के अंदर है वो मैग्मा है और जब वो ही बाहर निकल आया तो हम लावा बुलाएंगे। एग्जाम्पल्स बसाल्ट, एंडेसाइट, रियोलाइट, डिपेंडिंग ऑन द सिलिका कंटेंट, विस्कोसिटी एंड गैस कंटेंट। तो हमें पता है रॉक्स हमने पढ़ी हैं, रॉक साइकिल हमने पढ़ी है, कितनी तरह की रॉक्स होती हैं, वो रॉक्स कैसे कैसे बनती हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन्हीं वॉल्केनिक रॉक्स के। नाउ कमिंग ऑन टू द टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, द फर्स्ट वन इज द इंट्रूजन एंड सेकेंड वन इज इरप्शन या फिर एक्सट्रूजन। इंट्रूजन, सो इंट्रोवर्ट, तो समथिंग जो अपने कोई ऐसा इंसान जो अपने अंदर रहता है, वो अपनी बातें किसी से ज्यादा शेयर नहीं करता। तो एग्जैक्टली ऐसा मैग्मा जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर रहता है, बाहर निकल कर नहीं आता, दैट इज इंट्रूजन। सो मैग्मा मूव्स विद इन द क्रस्ट बट डज नॉट रीच द सरफेस। दूसरी टर्म इरप्शन या फिर एक्सट्रूजन, जब एक्सट्रोवर्ट ऐसा होता है जो खुल के लोगों से बात करता है, खुल के बाहर आता है। सो मैग्मा ब्रीचेस द सरफेस इजेक्टिंग लावा एंड वॉल्केनिक मटेरियल। तो जब यही सरफेस पे पहुंचता है मैग्मा तो इसे हम इरप्शन बुलाते हैं। एंड दीज आर डिफरेंशिएटेड वाया सिस्मिक एक्टिविटी एंड ग्राउंड डिफॉर्मेशन मॉनिटरिंग। तो अब ये प्रोसेसेस अलग अलग तरह से होते हैं, जैसे या तो ये सिस्मिक एक्टिविटी से डिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब कि हम अर्थक्वेक्स की बात कर रहे हैं जहां पर टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो रही हैं, और दूसरा है डिफॉर्मेशन मॉनिटरिंग, जिसका मतलब है कि अब हम बात कर रहे हैं कि अर्थ फूल रही है, मतलब अर्थ अपनी शेप को चेंज कर रही है, राइट। सो दैट इज डिफॉर्मेशन मॉनिटरिंग। आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव वॉल्केनोज। तो हम बार बार ये पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ, डिस्ट्रक्टिव तो हमने सुना है कि वायलेंट इरप्शंस होती हैं जिससे लैंड खराब हो जाती है, इवन प्लास्टिक फ्लो होता है, लाहर्स और एशेस होते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस की। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब जमीन में से मैग्मा निकलकर बाहर आ गया, लावा बन गया। दूसरा है पायरोक्लास्टिक फ्लो। तो पायरोक्लास्टिक फ्लो क्या होता है कि अब जब अंदर से ये सब कुछ निकलकर बाहर आ रहा है तो गरम गरम गैसेस हैं, रॉक्स की स्पीड भी बहुत ज्यादा है, तो जब ये बाहर निकलता है और ये नीचे की तरफ को गिरता है तो ये सब कुछ जो इसके रास्ते में आता है ये हर चीज को जला देता है। नेक्स्ट इज लाहर्स। सो लाहर्स वॉल्केनो की मिट्टी होती है। ये वॉल्केनो की मिट्टी जब पानी से मिल जाती है तो ये कुछ स्लैशी फ्लड्स से बन जाते हैं। लास्ट वन इज एशफॉल। अब क्योंकि वॉल्केनो फटा है, अब इसमें बहुत ज्यादा मतलब ये जो धुआं है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अब ऊपर से ये कभी नीचे भी तो आएगा, तो जब ये राख ठंडी होगी तो ये आसमान से गिरेगी और ये हमारी हेल्थ, हमारे ट्रांसपोर्ट, हमारे फार्मर्स, हमारी सॉइल, हर चीज को अफेक्ट करती है।
क्लियर हो गया इनके कंस्ट्रक्टिव वॉल्केनोज पे। तो वॉल्केनोज जब आते हैं तो न्यू लैंड फॉर्म्स बनते हैं, वॉल्केनिक कोन्स बनते हैं, सॉइल फर्टाइल होती है, आइलैंड जैसे कि हवाई, आइसलैंड, ये आइलैंड्स कंस्ट्रक्टिव वॉल्केनोज की वजह से ही बने हैं। देन जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज, सो दे आल्सो ऑफर इनसाइट इनटू द अर्थ्स इंटीरियर। तो ये जो जियोथर्मल सोर्सेज हैं एनर्जी के, हमें ये भी मिलते हैं, और जब ये सारी चीजें बाहर आती हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या है, अर्थ के अंदर की चीजों के बारे में और अर्थ के अंदर के इंसाइट्स हमें मिलते हैं। क्या है, कितना गर्म है, उसमें क्या क्या से मिनरल्स हैं, तो ये सारी चीजें हमें तब पता चलती हैं जब मैग्मा बाहर आता है। सो इट इज नॉट ट्रू दैट volcanoes are always destructive, they are also constructive. Now coming on to volcanism. So volcanism दो तरह का होता है, एक इंट्रूसिव होता है, एक एक्सट्रूसिव होता है। तो हमने दोनों के मतलब पढ़े हैं। इंट्रूसिव मतलब मैग्मा सॉलिडिफाई होता है अर्थ सरफेस के अंदर और वहीं पर अलग अलग लैंड फॉर्म्स बना लेता है। पढ़ेंगे हम आगे, याद होगा अपने डाइक, सेल, ये सब कुछ पढ़ा था, तो एग्जैक्टली पढ़ेंगे आगे। Now extrusive volcanism, so lavas they reach the surface, cools and creates external volcanic features. ठीक है, तो ये जब बाहर आते हैं, कूल होते हैं, तो ये बाहर कुछ एक्सटर्नल फीचर्स बना देते हैं। शुरू करते हैं विद द इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो मैग्मा अर्थ क्रस्ट में ही, मतलब ये जो ब्राउन में दिखाया जा रहा है ना, ये सारा मैग्मा है, ये भी मैग्मा है, फिर ये भी मैग्मा है, ये सारा ही मैग्मा है। ठीक है, तो ये कुछ ने निकलने की कोशिश की है, लेकिन अर्थ क्रस्ट से बाहर वो नहीं निकल पाया है, और इसी से हमें अलग अलग तरह के क्या मिले हैं, अलग अलग तरह के रॉक्स भी मिले हैं। तो शुरू करते हैं, और इन्हें हम प्लूटोनिक रॉक्स भी बुलाते हैं। ठीक है, तो इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स या फिर प्लूटोनिक फॉर्म्स, दैट इज द सेम थिंग। सबसे पहले बेथोलिथ। तो बेथोलिथ ये देखो सबसे नीचे है, तो ये सबसे बड़े होते हैं, इनके जो ग्रेन का साइज होता है वो काफी बड़ा होता है। इग्नियस रॉक्स बनाते हैं ये, फॉर्मिंग द बेस ऑफ द माउंटेन। तो एक माउंटेन का मतलब बड़े 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 पत्थर हैं जो माउंटेन का बेस बना रहे हैं। एग्जाम्पल सिरा निवाडा बेथोलिथ इन यूएसए forms the backbone of the Sierra Nevada range. तो ये एक सिरा निवाडा रेंज है लास वेगस के पास, तो वो भी इन्हीं उनका जो बेस है वो वॉल्केनिक रॉक्स ही है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज लेकोलिथ। तो यहाँ पर ढूंढो लेकोलिथ कहाँ है, ये देखो, ये है लेकोलिथ। सो लेकोलिथ बड़े होते हैं, डोम शेप्ड के इंट्रूजन्स होते हैं। देखो ये है ना ऐसा डोम कैसा होता है, ऐसा, तो ये लेकोलिथ भी कुछ ऐसा ही है, डोम शेप का है। फॉर्म्ड बाय एसिडिक लावा सॉलिडिफाइंग स्लोली। तो ये अर्थ के अंदर ही धीरे धीरे करके सॉलिडिफाई हो रहा है। एग्जाम्पल हेनरी माउंटेन्स, उटा, USA, classic litholith studies by the geologists. So this is one of the example. तो देखो रॉक एंड रॉक साइकिल में भी हमने यही देखा था, और इस चैप्टर में भी हम यही देखेंगे कि एग्जाम्पल्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्पल हर एक का एटलीस्ट एक एग्जाम्पल, या जो मैं तो मतलब हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि जो बुक में है वो आपको आना चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं सिल्स की। तो सिल क्या होते हैं, देखो ये हैं सिल। तो ये हॉरिजॉन्टल शीट्स होती हैं इग्नियस रॉक की, मतलब लावा ऊपर आया और बीच में क्या था, अर्थ के बीच में ना ऐसे कुछ क्रैक्स थे, और लावा ऊपर जाने के बदले इन क्रैक्स में चला गया और यहीं पर धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो गया। तो इन हॉरिजॉन्टल शीट्स ऑफ इग्नियस रॉक्स को बिटवीन द एग्जिस्टिंग रॉक लेयर्स, उनको हम बुलाते हैं क्या, सिल। एग्जाम्पल ग्रेट विम सिल इन यूके, द फेमस सिल लिंक्ड टू हार्डीरियन वॉल। राइट, तो एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज डाइक्स और डाइक्स, कई बार DYKES भी लिखते हैं, कई बार DIKES भी लिखते हैं। सो वर्टिकल इग्नियस इंट्रूजन्स कटिंग अक्रॉस द रॉक स्ट्रेटा। तो अब देखो ये है डाइक, ठीक है, ये वाला, तो मतलब ये जो नीचे से एक टनल सी बनी है, एक पाइप जैसा पैसेज बना है ना, इसे ही हम डाइक बुलाते हैं। एग्जाम्पल स्कॉटिश हाईलैंड्स शो न्यूमरस डाइक्स। Then लोपोलिथ। सो लोपोलिथ बेसिकली दीज आर सॉसर शेप्ड इंट्रूजन्स। तो कैसा होता है, ये होता है सॉसर एंड कप। ठीक है, तो कप बनाते हैं छोटा सा, यस, तो कप तो नहीं होगा लेकिन ऐसा सॉसर जैसे हमें ना कुछ इंट्रूजन्स देखने को मिलेंगी, फॉर्म्ड बाय शैलो बेसिन्स। तो ऐसे ही यहाँ पर ना कुछ ऐसे
ऐसे आपको इंट्रूजन्स देखने को मिलेंगे। दीज आर लेपोलिथ्स। एग्जाम्पल बुशवील्ड complex in South Africa, and this is the world's largest platinum source। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लैटिनम सोर्स है साउथ अफ्रीका में, और ये है लोपोलिथ से बना हुआ। बात समझ गए? तो ऐसे सॉसर, मतलब वो जो प्लेट होती है नीचे कप के नीचे, वैसा हमें कुछ देखने को मिलता है। नाउ फेकोलिथ। फेकोलिथ इज अ डोम शेप्ड इंट्रूजन इन फोल्डेड रीजन्स फॉर्मिंग एंटीक्लिन, क्रेस्ट एंड सिनक्लिन। तो एंटीक्लिन, सिनक्लिन, राइट? तो ऐसे होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही मतलब होता डोम शेप का इंट्रूजन है जो उठा हुआ है, फिर वापस नीचे को, मतलब नीचे को है, फिर से उठा हुआ है, फिर से नीचे को है। तो बिल्कुल ऐसे जैसे वो हिल्स ही नहीं होती, एंटीक्लिन, सिनक्लिन हमने पढ़ा है, तो बिल्कुल वैसे ही ये एक इंट्रूजन्स हमें देखने को मिलती हैं इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। सो दैट इज कॉल्ड एज द फेकोलिथ्स। बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक इरप्शंस पे। तो हमने पढ़ा था एक्सट्रूसिव या इरप्शंस, राइट? तो द वन हु कम्स आउट, हु स्पीक्स, राइट? तो वैसे ही लावा कूल्स ऑन द अर्थ सरफेस, जिसमें वो अलग अलग तरह के कोन्स या फिर हमें लैंड फॉर्म्स बनाता है। सो दैट इज व्हाट इज एक्सट्रूसिव रॉक। तो एक्सट्रूसिव मतलब ये आउटसाइड सरफेस पे हमें देखने को मिलेंगे, और ये वो मैग्मा है जो एक्चुअली यहाँ पर इरप्ट हुआ है, एक्चुअल इरप्शंस यहाँ पर हुई हैं। जो इंट्रूजन्स हैं वो तो अंदर अंदर अर्थ क्रस्ट में ही रह गई, एक्चुअल इरप्शन होती है एक्सट्रूसिव वॉल्केनो की फॉर्म में। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे एश एंड किंडर कोन्स। तो इसमें क्या होता है कि दे फॉर्म एक्सप्लोसिव इरप्शंस इजेक्टिंग एश, किंडर्स एंड वॉल्केनिक बॉम्ब्स। तो जब इनसे कुछ बाहर निकलता है, मतलब जब ये कोन्स से बनते हैं, तो इनसे एशेस, किंडर्स और वॉल्केनिक बॉम्ब्स मिलते हैं। मतलब तो जब ये वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो एश, किंडर्स मतलब स्मॉल स्टोन्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये बाहर निकलते हैं। सो मटीरियल अकमुलेट्स अलोंग द वेंट टू बिल्ड द स्टीप साइडेड कोन्स। तो यहाँ पर अगर वेंट है तो वेंट के अलोंग ऐसे ना ये जमना शुरू हो जाते हैं। हाइट इज यूजुअली स्मॉल, हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स में ही इनकी हाइट होती है। तो इस तरह ये होते हैं एश, किंडर कोन्स। अब बात करते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स की। तो पेरिक्यूटिन मेक्सिको में 1943 में इरप्ट हुआ था एक वॉल्केनो इन द फार्मर्स फील्ड। इट ग्रू रैपिडली to 424 meter. Then Sunset Crater in USA. So it was formed around 900 years ago in Arizona. राइट? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, याद रखने हैं। अब आते हैं लावा डोम में या फिर वॉल्केनिक डोम्स में। तो इनमें क्या होता है बेसिकली, डिफरेंस पता है क्या है? डिफरेंस है कि जो मैग्मा अंदर से निकल रहा है, मतलब जो मैग्मा है अंदर से जब वो लावा की फॉर्म वेंट पे पहुंचा, वो लावा बन गया। अब लावा जो है वो बहुत थिक है, विस्कस है लावा। सो इट क्रिएट्स व्हेन थिक लावा सॉलिडिफाइज नियर द वेंट। तो एक थिक सा लावा होता है, वो वेंट के ऊपर ही सॉलिडिफाई हो जाता है, जिससे साइड की स्लोप्स ऐसे स्टीप हो जाती हैं और एक राउंडेड डोम सा बन जाता है। तो ऑफन अनस्टेबल होता है, कोलैप्स कर जाता है, एंड इट मे ट्रिगर पायरोक्लास्टिक फ्लो। मतलब कि पायरोक्लास्टिक का मतलब अभी हमने पढ़ा है कि गरम गैस बाहर निकल रही है और उसके छोटे छोटे पत्थर भी निकल रहे हैं, और ये जहां जहां जा रहे हैं उस जगह पर जो भी इनके रास्ते में आ रहा है उनको जला दे रहे हैं। तो ये ऑफन लावा डोम्स थोड़े अनस्टेबल देखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं इनके एग्जाम्पल से। सो माउंट सेंट हेलेन इन यूएसए, डोम रीग्रोथ आफ्टर 1980 इरप्शन, एंड माउंट यूजिन जापान में नोन फॉर डेडली डोम कोलैप्स्ड, so it collapsed proclastic flow। ठीक है? तो बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे ये डोम है, इसका ये वेंट है, अब जो थिक होता है लावा अब वो बाहर निकल रहा है और वो साथ के साथ सॉलिडिफाई भी हो रहा है। तो ये जो वेंट है ना, वेंट के ऊपर ही लावा सॉलिडिफाई हो जाता है और फिर ये यहाँ पर ना एक प्लग सा बना देता है। ये प्लग कई बार अब धीरे धीरे विदरिंग, इरोजन, हवा से, पानी से, अब ये जो प्लग बन चुका था इस रॉक का, अब ये ओपन हो गया। और ओपन होने से क्या हुआ, अब ओपन होने से ये जो उसकी स्पाइन है, मतलब वो जो बेसिकली पूरा वेंट है ना, वो अब
एक्सपोज हो जाता है। सो दिस इज व्हाट द लावा डोम्स लुक लाइक। देन लावा शील्ड्स, तो इन्हें शील्ड वॉल्केनोज भी बोलते हैं। इनका जो शेप है ना वो शील्ड के जैसे होता है। तो होता क्या है, दे आर फॉर्म्ड बाय फ्लूइड बेसाल्टिक लावा स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज क्रिएटिंग जेंटल स्लोप्स यूजुअली एसोसिएटेड विद हॉटस्पॉट्स और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। एग्जाम्पल, Mauna Loa in Hawaii, the world's largest volcano, and Mount Etna, Italy, Europe's most active volcano। तो अभी हमने देखा कि 2025 में भी इटली के माउंट एटना में वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, जिससे वहाँ की आसपास की लाइफ भी मतलब थोड़ी डिसरप्ट हुई है और साथ ही साथ वहाँ की फ्लाइट्स भी डिसरप्ट हुई है। तो इस तरह ये कुछ लावा शील्ड वाले वॉल्केनोज हैं, राइट। अब बात करते हैं कॉम्पोजिट एंड स्ट्रेटोकोन्स की। सो दीज आर फॉर्म्ड बाय ऑल्टरनेट लेयरिंग ऑफ द लावा और पायरोक्लास्टिक डिपॉजिट्स ऑफ ऐश और किंडर। तो ऐसे ना एक के ऊपर एक लेयर जमती जाती है लावा की। सो इसे हम कॉम्पोजिट कोन्स या फिर स्ट्रेटोकोन्स बुलाते हैं। और ये ना सबसे मैं बोलूँगी कि फेमस है लावा में या फिर वॉल्केनिक फॉर्म्स में, सबसे फेमस है कॉम्पोजिट या स्ट्रेटोकोन्स। सो इरप्शंस ऑल्टरनेट बिटवीन द क्वाइट लावा फ्लो एंड द एक्सप्लोसिव फेसेस। तो कई बार ऐसा होता है कि एकदम क्वाइट मतलब लावा फ्लो करेगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब एकदम एक्सप्लोजन होगा, मतलब एकदम ऐसे नहीं होता जब बॉम्ब फटेगा और सब कुछ बाहर आ जाएगा। सो ऑफन हैव मल्टीपल वेंट्स डेंजरस ड्यू टू पायरोक्लास्टिक फ्लो एंड लाहर्स। तो इसमें ना मल्टीपल वेंट्स देखे गए हैं और ये डेंजरस होता है। कई बार ये पत्थर, ये गर्म गैसेस और इवन पानी और ये गर्म लावा आपस में मिलकर एक वो फ्लो सा क्रिएट कर देते हैं और वो आगे की तरफ को बहता जाता है और जिस भी लैंड में जाता है उसको खराब कर देते। मतलब इनिशियली तो खराब ही हुई, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी तो होगा ही, बाद में वो एग्रीकल्चरल लैंड बना सकते हैं, लेकिन इनिशियली तो लॉस होगा ही। सो दीज आर द मोस्ट फेमस टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, एक्सट्रूसिव वॉल्केनोज। अब वॉल्केनो को अगर आपने समझना हो तो एक सिंपल सा तरीका बताऊं, 2 कोक की बॉटल लो, एक ऐसी जिसमें फिज बचा है, मतलब जिसमें अंदर वो सोडा का इफेक्ट है, और एक जिसमें नहीं है। तो जैसे ही आप दोनों बॉटल्स को खोलोगे तो जिसमें फिज है वो जैसे ही आप बॉटल को खोलोगे वो एकदम से सारा कोक बाहर आ जाएगा। सो दैट इज अ टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव वॉल्केनो। और दूसरा जिसकी गैस निकल चुकी है, अगर आप उसको खोलोगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा कोक बाहर आए, लेकिन वो भी क्वाइटली बाहर आएगा। सो दैट इज द साइलेंट टाइप, है ना, इजी समझने में। तो बिल्कुल लावा ऐसे ही होते हैं, कुछ और बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता है। तो कॉम्पोजिट के या स्ट्रेटोकोन्स के एग्जांपल समझते हैं। माउंट फूजी जापान, आइकॉनिक स्ट्रेटो वॉल्केनो, देन वेसुवियस इटली, बरीड पोम्पी इन AD 79, देन पोपोकेटीपेट इन मेक्सिको, एक्टिव ये करंटली एक्टिव है और इसकी इरप्शंस 2024-25 में देखी गई हैं। देन मायोन इन फिलीपींस इज अ परफेक्ट कोन शेप और ये इरप्ट हुआ था 2018 में और अभी भी थोड़ी वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पर देखी जा रही है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉम्पोजिट और स्ट्रेटोकोन्स। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनोज की। तो वॉल्केनोज को ना हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। किससे? एक वो जो एक्टिव है, ठीक है, एक वो है जो डॉर्मेंट है, मतलब अभी नींद में है और जागेंगे तो फिर लावा आएगा, और तीसरे हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट वो जो बहुत सालों से, मतलब बहुत 100,000 ईयर्स से वो एकदम शांत बैठे हुए हैं, तो वो एक्सटिंक्ट है। मतलब हम उनको कई बार डेड वोल्केनोज भी बुलाते हैं, ठीक है। पढ़ें विद एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एक्टिव वॉल्केनोज, तो एक्टिव वॉल्केनोज जो कॉन्टिन्यूसली और पीरियोडिकली इरप्ट कर रहे हैं लावा, एशेज या फिर गैसेस, किंडर्स एंड प्यूमाइस। तो ये वो है जो अभी भी एक्टिव हैं, जैसे हमने इटली का देखा माउंट एटना में।
It is found mainly near the Pacific Ring of Fire and Atlantic Islands. तो एक तो अटलांटिक आइलैंड्स में और दूसरा ये पैसिफिक ओशन है। तो हमने ये इस क्लास में नहीं, बट हमने जूनियर क्लासेस में हमने वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पढ़ा है, राइट, द रिंग ऑफ फायर, जिसमें पैसिफिक ओशियन के पास पास ना बहुत सारे वॉल्केनोज हैं। मतलब ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, यहाँ पर बहुत सारे वॉल्केनोज हैं जो अभी भी एक्टिव हैं, और इन्होंने एक तरह से ना एक पूरा रिंग बनाकर रखा है, और वहां से वॉल्केनोज मतलब वहां से लावा निकलता रहता है। सो दीज आर द एक्टिव वॉल्केनोज। सो ऑलमोस्ट माना जाता है कि 1500 एक्टिव वॉल्केनोज हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें से एनुअली 50 इरप्ट होते हैं। मतलब 50 में से तो लावा निकलता ही निकलता है। Now the active volcanoes are over here. This is the ring of fire, Pacific Ocean में, और Atlantic Islands में भी हमने देखे हैं active volcanoes. Now the examples like Mount Saint Helen in USA ये 1980 में erupt हुआ था and it reshaped the landscape. Then second is Stromboli in Italy, named lighthouse of the Mediterranean for कॉन्स्टेंट ग्लोइंग इरप्शंस। तो इससे क्या हो रहा है कि बार बार से यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से आग सी निकल रही है, और ये कॉन्स्टेंटली उस एरिया को ना ग्लो कर रहा है, तो इसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन भी बुलाया जाता है। माउंट एटना इटली में, जो जिसमें फ्रीक्वेंटली अभी हमने 2025 में इसमें इरप्शंस देखी हैं, तो ये इसे एक यूनेस्को साइट भी है ये। देन पिनाटुबू इन फिलीपींस, इसमें 1991 में इरप्शंस हुई थी एंड इट लोअर द ग्लोबल टेम्परेचर। तो इससे जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो कम हो गया था। देखो, वॉल्केनो के निकलने से ग्लोबल टेम्परेचर कम भी हो रहा है। तो पिनाटुबू जब फटा, जब ये वॉल्केनो फटा, तो इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में गई और वहां जाके इसने सल्फर एरोसोल्स बना दिए, और इन एरोसोल्स ने सनलाइट को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से माना जाता है कि 0.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबली कम हुआ था ऑलमोस्ट 2-3 साल के लिए। तो इसे 20th सेंचुरी का सबसे कूलिंग लावा या वॉल्केनो बुलाया जाता है। एग्जाम्पल्स इसमें रीसेंट अपडेट्स हम देखते हैं, जैसे फिलीपींस में कैनलोन अप्रैल और मई 2025 में एक्सप्लोसिव इरप्शंस देखे गए, जिनकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल को डिस्प्लेस करना पड़ा। देन आइसलैंड सुंदनुकुर जुलाई 2025 में लावा यहाँ पर बना, लावा फाउंटेन हुआ और 12th इरप्शंस देखी गई है सिंस 2021। मतलब 2021 से 2025 तक यहाँ पर 12th इरप्शन देखी गई है। तो मतलब ये बहुत ही एक्टिव वॉल्केनो है। कमिंग ऑन टू द डॉर्मेंट वॉल्केनोज, तो मैं सिंपल सी बात बताऊं, डॉर्मेंट वॉल्केनोज कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। डॉर्मेंट वॉल्केनोज का कुंभकर्ण है, जो गहरी नींद में सोया हुआ है, और जिस दिन वो जागेगा उस दिन फिर वो फटेगा। तो दीज आर द डॉर्मेंट वॉल्केनोज, नॉट इरप्टेड इन हिस्टोरिकल टाइम्स, लेकिन वो कभी भी इरप्ट कर सकते हैं। They act as sleeping volcanoes, often with seismic signs and the magma movement. तो वैसे तो स्लीपिंग है, लेकिन ये जो मैग्मा की एक्टिविटी हो रही है या फिर सिस्मिक एक्टिविटीज हैं, टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट्स हैं, इनकी वजह से ये वॉल्केनो फट सकता है। एग्जाम्पल माउंट वेसुवियस इन इटली, सो फेमस इरप्शंस इन 79 AD buried Pompeii. It is dormant for 1500 years, erupted violently in 1631, and several times later the last major eruption was in 1944. तो मतलब ये पिछले 1500 सालों से है, और उसमें लेटेस्ट ये 1944 में फटा था। आगे बढ़ते हैं। नाउ द एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, मतलब वो वॉल्केनोज जो स्वर्ग सिधार गए हैं। सो नो इरप्शंस इन द जियोलॉजिकल पास्ट अनलाइक टू इरप्ट अगेन। तो बहुत टाइम से इनमें कोई भी इरप्शंस नहीं हुए हैं, और ये माना जाता है कि ये अब कभी फटेंगे भी नहीं, अब ये शांत हो चुके हैं। सो क्रेटर ऑफन फिल्ड विद वाटर फॉर्म्स क्रेटर लेक्स। क्रैटर मतलब कि वॉल्केनो के ऊपर कोई ब्लास्ट होता है जिससे एक गोल सा गड्ढा बन जाता है, जैसे कि अभी हमने पीछे एक देखा था जिसमें ये था इसकी साइड्स, ठीक है, और यहाँ पर एक बीच में गोल सा गड्ढा था। दिस इज कॉल्ड एज क्रैटर। तो क्रैटर कई बार पानी से भर जाती है और यहाँ पर क्या बन जाती हैं, वाओ इंटरेस्टिंग, क्रैटर लेक्स। सो वॉल्केनिक
कोन्स में इरोड कंप्लीटली ओवर टाइम। तो ये जो वॉल्केनिक कोन्स हैं कई बार ना ये विद टाइम सॉइल एयर वाटर की एक्टिविटी से ना ये इरोड हो जाती हैं और कंप्लीटली खत्म भी हो जाती हैं। एग्जाम्पल आर्थर स्ट्रीट्स इन स्कॉटलैंड, सो एंशिएंट इरोडेड वॉल्केनो नियर एडिनबर्ग। देन शिपरॉक इन यूएसए, एक्सपोज्ड वॉल्केनिक नेक, इरप्शंस रिमूव्ड सराउंडिंग कोन। तो इरप्शन है इरोजन की वजह से जो आसपास वाला कोन है अब सिर्फ वो नेक बची है और जो साइड का जो कोन बना था लावा फटा। पहले तो एक वॉल्केनो ऐसा बन गया, अब धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर इरोजन हो गई, पानी से एयर से ये इरोजन हो गई और अब बीच की जो नेक है सिर्फ वही बची है। सोचो ऐसे भी वॉल्केनोज हमें अब देखने को मिल रहे हैं। तो ये वही वॉल्केनोज हैं जो बहुत पहले फटे थे और अब ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज हैं। देन बेन नेविस इन यूके, सो एंशिएंट वॉल्केनिक रेमिनेंट्स यहाँ पर देखे गए हैं। शुरू करते हैं द कॉजेज ऑफ वोल्केनिज्म से। तो वोल्केनिज्म मतलब ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस हैं इनके कॉजेज क्या हैं? 3 मेन कॉजेज हैं। सबसे पहले सी फ्लोर की स्प्रेडिंग, मतलब जो सी का फ्लोर है वो स्प्रेड हो जाता है, मतलब प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है। दूसरा प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और तीसरा माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। तो डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ। अब अर्थ जो है ना, हमें पता है कि जैसे जैसे हम सरफेस से नीचे की तरफ जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। माना जाता है कि एवरी 32 मीटर्स पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब नीचे गए, टेम्परेचर बढ़ा, नीचे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी हैं जो इस हीट को और ज्यादा बढ़ा देते हैं इन द डीप अंडर द अर्थ सरफेस। उसके बाद जब हम ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर की डेप्थ पर पहुंचते हैं तो ये टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, यहाँ पर प्रेशर भी ऑलमोस्ट 5 टन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हीट भी ज्यादा है प्लस यहाँ पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। और इन कंडीशंस में यहाँ पर जो पत्थर है इवन वो भी मेल्ट हो जाते हैं और यहाँ पर बनता है मैग्मा फॉर्म्स एंड गैसेस ऑल्सो लिक्विफाई। इस ग्रेट प्रेशर पर ना गैसेस भी लिक्विफाई हो जाती हैं और इस हीट और प्रेशर की वजह से अब ये गैसेस बन गई। अब इसकी वजह से ये प्रेशर बनता है और प्रेशर की वजह से इरप्शंस देखे जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, रोल ऑफ द सरफेस वाटर। तो अब हमने देखा है कि अर्थ सरफेस पे कुछ क्रैक्स होते हैं ना। तो अर्थ सरफेस पे जो क्रैक्स होते हैं उनसे पानी या रेन वाटर अंदर की तरफ को चला जाता है इनटू द अर्थ सरफेस। अब जैसे जैसे ये पानी नीचे जाता रहता है वैसे वैसे अब ये पहुंच जाता है काफी नीचे, जहां पर रॉक्स गर्म होती हैं। जब ये गर्म रॉक्स के कांटेक्ट में आता है तो पानी गर्म होगा तो क्या बनेगा? एग्जैक्टली स्टीम। तो स्टीम बन जाता है और स्टीम में प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर कुकर देखा है ना, तो प्रेशर कुकर जब प्रेशर कुकर के अंदर जब स्टीम बनती है तो एकदम से वो स्टीम सारी बाहर निकलती है, एकदम ऐसे होता है ना, एकदम बॉम्ब की तरह बाहर निकलती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर जब ये हॉट रॉक्स तक पहुंचेगा तो स्टीम बनेगा और यही स्टीम मैग्मा को ऊपर आने को फोर्स करेंगी। सो थ्रू द वीक क्रस्ट पॉइंट, तो जो वीक क्रस्ट पॉइंट्स होंगे वहां से मैग्मा निकलकर बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रोबिलियन इरप्शंस इन इटली वेयर इंटरैक्शन ऑफ वाटर एंड मैग्मा ड्राइव्स द एक्सप्लोजन। सो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो पानी नीचे गया, मैग्मा ऊपर आया, ठीक है। अब पानी और मैग्मा मिलकर भी क्या करते हैं? बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स या क्रस्टल मूवमेंट्स के। अब जितनी भी हमारी प्लेट्स हैं, मेजर माइनर प्लेट्स हैं, वो हमेशा मूव करती रहती हैं और उनके मूव करने से कई बार वो पास आ रही हैं, कई बार वो दूर जा रही हैं, कई बार एक दूसरे के ऊपर आ जा रही है। ऐसी मूवमेंट्स देखी जाती हैं। तो इनके मूवमेंट की वजह से भी क्रैक्स और फिशर्स देखे जाते हैं अर्थ क्रस्ट में और मैग्मा एस्केप हो जाता है कुछ वीक जोन से। कहाँ कहाँ पर मिलता है? इसमें 2 बाउंड्रीज हैं, एक डाइवर्जेंट बाउंड्रीज और कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्ज होना, दूर होना। तो प्लेट्स दूर होती हैं, अब बीच में क्रैक क्रिएट हो गया और यहीं से मैग्मा निकलकर बाहर आ गया और आ गया वॉल्केनो, लावा बन गया, ठीक है। तो मिड अटलांटिक रिज जहां पर सी फ्लोर की स्प्रेडिंग हो रही है, करेक्ट, पढ़ा था ना हमने कॉजेज ऑफ वॉल्केनिज्म में सबसे पहला। दूसरा कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, यहां पर क्या हो रहा है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर आ गई है या एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली गई है। इसकी वजह से
यहाँ ये देखे जाते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो अब ये चली गई, बीच में क्रैक्स आए, बीच में कुछ स्पेसेस बने जिनकी वजह से अब मैग्मा बाहर आ जाता है। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और ये वही जोन है जहां पर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा वॉल्केनोज देखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ द वॉल्केनिक बेल्ट्स। वॉल्केनिक बेल्ट्स बेसिकली सरकम पैसिफिक बेल्ट्स हैं, जहां पर जिसे रिंग ऑफ फायर भी बुलाया जाता है। तो ये ऑलमोस्ट पैसिफिक ओशन को ऐसे सर्कल करती हैं, तो पूरे सर्कल में बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। इट होस्ट ऑलमोस्ट 75% of the world's active volcanoes, example in Japan, Philippines and Chile. Then the mid Atlantic belt, तो यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी या फिर अटलांटिक रीजन वाला ये पूरा रीजन है, और इसमें एग्जाम्पल माउंट एटना एंड स्ट्रॉबेरी। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ माउंट वॉल्केनिक बेल्ट्स इन द मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। क्लियर हो गया? तो एग्जाम्पल याद रखने हैं, आपको याद रखना, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि क्लास 9 में जो भी आप पढ़ रहे हो ना, हर चैप्टर से ना अपनी में नोट्स, एक ना शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ जिसमें टॉपिक लिखो और उसके नीचे सिर्फ एग्जाम्पल 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 लिखते जाओ और उनको रिवाइज करते जाओ। पूरा चैप्टर बस क्लियर है, क्योंकि बाकी कॉन्सेप्ट्स तो सिंपल ही हैं, याद सिर्फ एग्जाम्पल्स रखने हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज। तो वर्ल्ड में वॉल्केनोज कहाँ कहाँ पर हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? तो वॉल्केनोज मेजरली वहां पर होते हैं जहां की क्रस्ट, अर्थ का क्रस्ट वीक होता है, या वीक जोन्स होते हैं अर्थ क्रस्ट के। सो दीज आर ऑफन एसोसिएटेड विद यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज। तो जहां पर यंग फोल्ड माउंटेन्स होती हैं यहाँ, या फिर जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज होती हैं, तो इन बाउंड्रीज पे ये वॉल्केनोज एग्जिस्ट करते हैं। 3 प्राइमरी बेल्ट्स हैं। सबसे पहले द रिंग ऑफ फायर सरकम पैसिफिक बेल्ट, दूसरा मिड एटलांटिक बेल्ट, और तीसरा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट की, जिसे रिंग ऑफ फायर भी बुलाते हैं। तो ये वो जगह है जो सबसे एक्टिव है, सबसे एक्टिव वॉल्केनिक बेल्ट है। तो 75% ऑफ द वर्ल्ड्स वॉल्केनो लाइज इन दिस रेंज। तो ये है वो पैसिफिक ओशन वाला पूरा रीजन। तो ये देखो, ये पैसिफिक ओशन है, अब इसके पास साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फिर यहाँ पे जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये छोटे छोटे जो यहाँ पर आइलैंड्स हैं, इनके आसपास ये बेल्ट एग्जिस्ट करती है। इसमें आते हैं, इट एनसर्कल्स द पैसिफिक ओशन, जहाँ पर एंडीज हैं साउथ अमेरिका के, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, देन वेस्टर्न यूएसए, ऑल्टीनियन आइलैंड्स, कैमचटका, Japan, Philippines, Indonesia and New Zealand. So it includes a chain of volcanoes in Alaska जिसमें 3200 किलोमीटर लॉन्ग है। तो बेसिकली ये पूरी एक ऐसी चेन है जिसकी लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर, right? Bogoslov Islands in Alaska, it appears to emerge periodically, और इसमें it rises 1500 मीटर from the sea floor। तो सी के फ्लोर से 1500 मीटर तक ये राइज किया है। Now the recent event, तो आइसलैंड में 2025 में eruptions along the mid Atlantic ridge, जहां पर एक्सटेंशन हुआ है of the tectonic plates। सेकेंड, कैनलोन फिलीपींस में 2025 में, जिसे सबडक्शन जोन भी कहा जाता है, मतलब एक प्लेट जो है वो दूसरी के नीचे आ गई है, जिसकी वजह से इरप्शंस देखे गए हैं। सो इट इज क्लासिक रिंग ऑफ फायर वॉल्केनोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द मिड एटलांटिक बेल्ट, जो दूसरी तरह की बेल्ट है, ये मिड एटलांटिक रिज में है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है, तो यहाँ पर जो प्लेट्स है ना वो डाइवर्ज हुई हैं, जिसकी वजह से वॉल्केनोज आए हैं। सो वॉल्केनोज आर मेनली फिशर टाइप इरप्शंस। की एरियाज हैं जैसे लेसर एंड सर्दर्न एंटिले, अजोर्स एंड सेंट हेलेना। एग्जाम्पल, आइसलैंड सिट्स ऑन द मिड एटलांटिक रेंज। फ्रीक्वेंट फिशर इरप्शंस यहाँ पर देखी जाती हैं, और रिसेंटली जुलाई 2025 में ही यहाँ पर इरप्शंस देखी गई हैं। देन मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, तो इट इंक्लूड्स वॉल्केनोज ऑफ द कॉन्टिनेंटल फोल्ड माउंटेन्स। तो ये कॉन्टिनेंटल फोल्ड माउंटेन्स के रिजेस पर, या वहाँ पर हमें ये माउंटेन्स देखने को, मतलब वहां पर हमें ये वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल, एल्प्स, मेडिटेरेनियन रीजन में एटना, वेसुवियस एंड स्ट्रॉबेरी। देन एजीना सी इन सेंटोरिनी, माउंट अरारट
इन टर्की, एल्ब्रस एंड हिमालयाज। तो ये सारे, ये थर्ड जो है, दिस इज द मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, यहाँ पर भी वॉल्केनोज देखे जाते हैं। सो हिस्टोरिकल नोट ये है कि जो सेंटोरिनी है ग्रीस में, यहाँ पर एंशिएंट इरप्शन हुआ था एट अराउंड 1600 BCE, विच इज लिंक्ड टू द फॉल ऑफ द मिनोयन सिविलाइजेशन। तो बोला जाता है कि वहां पर एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, मिनोयन सिविलाइजेशन, और जब ये इरप्शंस हुई, मतलब कुछ 1600 BCE में, तो वहां पर ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। नाउ कमिंग ऑन टू द इफेक्ट्स ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस। अब जैसे हमने बात की, तो वॉल्केनोज लाइफ को, ह्यूमंस को, इकोसिस्टम को और हमारी ज्योग्राफी को अफेक्ट करते हैं, बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। तो कैसे कैसे करते हैं, पहले कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स देखते हैं जो ह्यूमंस को बेनिफिट कर रहे हैं। तो जैसे हमने इनिशियली डिस्कस किया ही था कि यहाँ पर फर्टाइल सॉइल आ जाती है, सो प्लेन लावा बिकम्स हाईली फर्टाइल ओवर द टाइम। तो लावा आया, सॉलिडिफाई हो गया, पत्थर मिट्टी बन गए, और ओवर द टाइम अब हम इसके ऊपर फार्मिंग भी कर सकते हैं क्योंकि इतनी फर्टाइल लैंड बन जाती है। एग्जाम्पल, जावा इंडोनेशिया में, मालवा प्लेटू इन इंडिया एंड ब्राज़ील। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पर लैंड बहुत फर्टाइल हुई है। दूसरा, मिनरल वेल्थ। तो ये वो जगहें हैं जहां पर प्रेशियस स्टोन्स, मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका में डायमंड्स एंड सेडबरी इन कनाडा में निकल का मिलना। तो देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रेशियस मिनरल्स और स्टोन्स भी हमें मिले हैं। देन गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स, सो इट प्रोवाइड्स हेल्थ बेनिफिट्स, सल्फर रिच वाटर। एग्जाम्पल, आइसलैंड्स ब्लू लगून जियोथर्मल स्पा। तो इनके हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर सल्फर रिच पानी निकलता है, मतलब गरम गरम पानी वाला एरिया ये होता है। देन क्रेटर्स लेक एंड द वाटर सोर्सेज। तो क्रेटर लेक तो होता क्या है कि एक ब्लास्ट सा होता है, मतलब ये ऐसे होगी माउंटेन, मतलब जो वॉल्केनो बना होगा ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लास्ट होगा और अब यहाँ पर ऐसे एक डीप सा एक खड्डा सा बन जाएगा, बड़ा सा खड्डा, और वहां पर धीरे धीरे पानी कलेक्ट होता रहेगा और एक लेक बन जाएगी। सो एग्जाम्पल, लेक नायोस इन अफ्रीका। नाउ द कमिंग अप नेक्स्ट इज टूरिज्म एंड सीनिक ब्यूटी। तो अगर हम टूरिज्म या सीनिक ब्यूटी की बात करें तो आइकॉनिक वॉल्केनिक लैंडस्केप्स देखे गए हैं, माउंट फूजी इन जापान फॉर एग्जाम्पल, एंड लोकल, इट ड्राइव्स लोकल इकोनॉमीज थ्रू जियो टूरिज्म। तो लोकल इकोनॉमीज चलती हैं यहाँ पर जियो टूरिज्म के चलते। प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस, वॉल्केनिक एशेस कैन प्रिजर्व द रिमेन्स। एग्जाम्पल, पोम्पाई इन इटली। तो ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस है इतनी गर्म, मतलब ये जो एशेस हैं बेसिकली दे कैन प्रिजर्व द रिमेन्स ऑफ द सिविलाइजेशंस। तो ऐसा भी देखा गया है इटली में। नेक्स्ट कमिंग अप आर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक हैं। जैसे बैरन लैंड हो जाती है, फ्रेश लावा निकला फील्ड्स में तो इनहेबिटेबल हो जाती हैं क्योंकि वहाँ की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो ये हाईली पोरस हो जाती हैं। दूसरा, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से जो आसपास की सेटलमेंट्स होती हैं वो खराब हो जाती हैं, फोर्स्ड इवैक्यूएशंस करनी पड़ती हैं। रिसेंटली ये हमने अपने आसपास काफ़ी ज़्यादा जगह पर देखा है। देन कैजुअलिटीज़ एंड डिसरप्शंस। तो 1700 AD से लेकर आज तक बोला जाता है कि ऑलमोस्ट 2,60,000 पीपल हैव डाइड ड्यू टू दीज इरप्शंस। अब इनका कोई पता तो लगता नहीं है, ना ही हम इनको कहीं से मेजर कर पा रहे हैं, नहीं तो कोई चेक रख पा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जान भी गंवा देते हैं इसमें। नेक्स्ट, सुनामी। अब होता क्या है, दीज आर ट्रिगर्ड बाय सबमरीन इरप्शंस, क्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स। अब सुनामी आ जाती है, तो सुनामी किससे आती है, या तो कोई इरप्शन हो गया, या फिर कोई अर्थक्वेक आ गया, या फिर कोई लैंडस्लाइड आ गया, जिसकी वजह से वेव्स 50 फीट से भी ऊपर राइज करती हैं, कॉजिंग कोस्टल डिस्ट्रक्शन। तो जो हमारे कोस्ट हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, और इवन ये भी देखा गया है कि नई कोस्ट लाइन्स भी बन जाती हैं। एग्जाम्पल, Krakatoa 1883, so it generated tsunami killing almost 36,000 people.
अब हम कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं ऑफ वॉल्केनोज। फर्स्ट इज आइसलैंड 2025 में, जहां पर वॉल्केनिक इरप्शंस ड्यू टूरिस्ट बट फोर्स्ड इवैक्यूएशंस हुई हैं। देन कैनलोन फिलीपींस में, जहां अप्रैल में 2025 में इरप्शंस देखी गई हैं, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 80,000 लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा है। नेक्स्ट, एक्सियल सी माउंटेन पैसिफिक, इट इज प्रिडिक्टेड इन 2025 अंडर वाटर इरप्शंस, इट शोज सुनामी पोटेंशियल। So this was all from our today's session. I hope you understood the chapter. एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लेना। कहीं पर कोई भी डाउट हो आस्क क्वेश्चन सेक्शन पर पूछना, या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक करना। और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड बाय बाय।